आज शाम से ही आसमान में काले बादल घिर आए थे। वक्त से पहले ही चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। हवाएं बिल्कुल शांत सी, जैसे किसी कोने में दुबकी हुई थीं, मानो किसी खास पल के इंतजार में हो, ताकि सबकी आंखों में धूल झोंककर उसी एक पल में सब उड़ा ले जाएं। सागर की लहरें बार बार लहराती हुई किनारे तक आती और फिर शोर मचाती हुई वापस लौट जाती। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज रात तक सब काम खत्म हो जाना चाहिए। एक आदमी ने ऊंची आवाज में वहां काम कर रहे मजदूरों को हिदायत दी। बंदरगाह पर बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों का ढेर लगा था। पास में ही ब्रिटिश सरकार के स्पेशल परमिट वाले जहाज खड़े थे। ये सारा सामान लेकर ये जहाज तड़के ही इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाले थे। जो लोग इस जहाज में सामान लाद रहे थे, उनमें एक बूढ़ा मजदूर बुद्धिया भी शामिल था। बेचारे की घरवाली बहुत दिनों से बीमार थी, इसलिए मजबूरी में उसे ये रात वाली मजदूरी भी करनी पड़ रही थी। उसने एक बक्सा उठाया और कांपते पैरों से जहाज की तरफ बढ़ा, मगर न जाने कहां से उसके नंगे पैरों के नीचे एक छोटा सा पत्थर आ गया। बक्सा भारी होने की वजह से वो संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर बक्से समेत जमीन पर गिर गया। गिरते ही वो बक्सा टूट गया और उसके अंदर रखे कीमती नक्काशीदार बर्तन बाहर आ गए। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी वो बर्तन सोने की तरह चमक उठे। सोना? कुछ फुसफुसाती हुई सी आवाजें आईं। वहां काम कर रहे मजदूरों की आंखें सोने की चमक को महसूस करके ही चौंधिया गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोग कोई काम ठीक से नहीं कर सकता? अभी इतना महंगा शोपीस खराब हो जाता, उसका हर्जाना कौन देता? कुछ गिरने की आवाज सुनते ही एक गोरा भागता हुआ वहां आ गया। इस बंदरगाह पर सामान की लदाई का जिम्मा उसी का था। किस बात का हर्जाना? ये हमारे देश का सोना है, उल्टा तुम्हें हमें इसकी कीमत देनी चाहिए। बाकियों के रोकते रोकते भी बुधिया का गुस्सा बाहर आ ही गया। शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, मगर रगों में बह रहे खून में आज भी वही जोश और उबाल बाकी था। अगर उसकी मजबूरी न होती तो वो कभी इन अंग्रेजों के लिए मजदूरी न करता। यू ब्लडी ओल्ड इंडियन, पहले तो ये बॉक्स गिराकर हमारा नुकसान किया, उस पर से जबान भी लड़ाता है। उस गोरे ने बुधिया को मारने के लिए अपनी कमर में बंधा हंटर बाहर निकाल लिया। गुस्से में उसने हवा में हंटर ऊपर उठाया। वहां मौजूद सारे मजदूर बेबस होकर ये नज़ारा देख रहे थे, मगर किसी की इस अत्याचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इससे पहले कि वो हंटर आकर बुधिया के शरीर से टकराता, हवा में उड़ता हुआ एक खंजर आकर उस गोरे के हाथ से टकराया और उसके हाथ से वो हंटर नीचे जमीन पर जा गिरा। उसने आश्चर्य से अपने हाथ की तरफ देखा, जिसमें वो खंजर अंदर तक धंसते हुए आर पार हो गया था। दर्द से भरी एक चीख उसके मुंह से निकली और खून की धार सी उस खंजर के ऊपर से बहती हुई जमीन पर गिरने लगी। सिकंदर आ गया। बुधिया के मुंह से खुशी से भरी आवाज निकली। सबकी नजरें उस तरफ जाकर टिक गईं जिस तरफ बुधिया की नजरें जमी हुई थीं। अंधेरे में डूबे जहाज पर एक काला साया खड़ा नजर आ रहा था। सबके देखते देखते वो जहाज से नीचे कूद गया और उसी तरफ बढ़ने लगा। उसने सर से पांव तक काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और एक नकाब से अपना चेहरा ढक रखा था। सिकंदर का नाम सुनते ही उस गोरे की घबराहट और बढ़ गई। उसने अपनी कमर में लटक रहे मेगाफोन को निकालने की कोशिश की, ताकि कस्टम हाउस में मौजूद अपने साथियों को मदद के लिए यहाँ पर बुला सके, मगर उसके ऐसा कुछ करने से पहले ही वो उसके सर पर पहुंच चुका था। उसकी पैनी निगाहों को खुद पर महसूस करके ही मेगाफोन उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। सिकंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना एक पैर उस मेगाफोन के ऊपर रख दिया। हवा में हल्की सी तड़कती हुई आवाज गूंजी और वो मेगाफोन चकनाचूर हो गया। उसने झुककर एक बार उस गोरे के हाथ में फंसे खंजर की तरफ देखा और फिर बड़ी ही बेदर्दी से उसे बाहर खींच लिया। खून से सना वो खंजर निकलकर उसके हाथ में आ गया। तुम बच नहीं पाओगे सिकंदर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। उस गोरे ने खोखली धमकी दी। फिलहाल तो तुम ये माल हमारे हवाले कर दो। सिकंदर की मुस्कुराती हुई सी आवाज आई और वहां मौजूद सारे मजदूर ठठाकर हंसने लग गए। सिकंदर के आने से उनका डर जाता रहा था। फिर तो जिसके हाथ जो लगा वो अपने साथ लेकर चलता बना। उसके साथ मौजूद साथियों ने जहाज के चालक दल को पहले ही अफीम और धतूरे सुंघाकर जहाज के निचले हिस्से में बांध दिया था। उस शांत अंधेरी रात में ही सागर की लहरों को चीरते हुए वो जहाज वहां से रवाना हो गया और अपने साथ सारा माल भी ले गया। अगले दिन जब ये खबर फैली, तब तक जहाज बहुत दूर निकल चुका था। उस जहाज की खोज में कई छोटी नावें और बोट्स उस पूरे इलाके में दौड़ा दिए गए और आखिरकार वो जहाज लावारिस हालत में समंदर में चक्कर लगाता हुआ मिला, मगर वो पूरी तरह खाली था। जहाज में मौजूद सारा सोना और बाकी कीमती चीजें कहाँ गायब हो गईं, उनका कोई सुराग नहीं मिला। कई गोताखोर बुलाए गए और कई मीटर तक पानी की गहराइयों में भी खोज की गई, मगर लूटा हुआ माल न मिलना था न मिला।
पिछले कुछ वक्त में सिकंदर ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर रखा था। किसी ने आज तक उसे नहीं देखा था। वो किसी परछाई की तरह जैसे हवा से प्रकट होता और सब कुछ लूटकर वैसे ही गायब हो जाता। बस एक ही पहचान थी उसकी, उसका खंजर, जिससे वो गोरों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारता था। गोरे अब खंजर से इस कदर खौफ खाने लगे थे कि उन्होंने इसे रखने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। राह बाजार चलते अगर कहीं किसी के पास खंजर दिख जाए तो उसे वहीं कोड़े मार मार कर लहूलुहान कर देते। जहाज की लूट वाली इस घटना को हफ्ता बीत गया था। चर्चाओं का बाजार ठंडा पड़ने लगा था और लोग वापस अपने रोजमर्रा के कामकाज में व्यस्त होने लगे थे। सराफा बाजार में हमेशा की तरह खूब भीड़-भाड़ नजर आ रही थी। उसकी तंग गलियों से होकर दो लोग गुजर रहे थे। दोनों ने ही कीमती पोशाकें पहनी हुई थीं। उनके साथ सफेद अरबी घोड़े भी थे, जिसकी लगाम उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी थी और खुद पैदल ही चल रहे थे। घोड़े की पीठ पर उन्होंने अपना सामान बांध रखा था। और कितनी दूर है? यासीन ने इधर-उधर देखते हुए पूछा। जोरावर ने जैसे बताया था उसका ठिकाना यहीं पास में ही होना चाहिए। जरूरत पड़ी तो किसी से पूछ लेंगे। अली बख्श ने सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए जवाब दिया। वो पूरा ऊंचा लंबे कद का अच्छी तंदुरुस्त शरीर वाला नौजवान था। आसपास से गुजरने वाली लड़कियां उसे कनखियों से देखती हुई खी-खी करती हुई निकल रही थीं। कभी इन लड़कियों की तरफ भी ध्यान दे लेते तो आज 2-4 बाल बच्चों के बाप होते तुम। यासीन ने उसकी चुटकी ली। ये ख्याल अगर तुम्हें वक्त रहते आ गया होता तो आज मेरी उम्र के तुम्हारे बच्चे होते। अली ने भी पलटकर जवाब दिया और यासीन खिसिया कर रह गया। उसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। सिर के बाल अब साथ छोड़ने लगे थे, जिनको बचाने या शायद छुपाने की खातिर उसने अपने सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगा रखी थी। अच्छा, अब मुझसे तो और नहीं चला जाता। कहीं रुककर चाय नाश्ता करते हैं, फिर आगे और चलेंगे। यासीन ने ठंडी सांस छोड़ी और किसी दुकान की तलाश में अपनी नजरें दौड़ाने लगा। जल्दी ही उसे सड़क किनारे लगी एक छोटी सी दुकान नजर भी आ गई। दोपहर का वक्त होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। दुकान के बाहर एक छोटा सा बेंच रखा देखकर दोनों वहीं बैठ गए। क्या चाहिए बाबू? परदेसी मालूम होते हो, कोई सौदागर हो क्या? दुकान वाले ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी लाकर उनके सामने रख दी। हाँ, हम बड़ी दूर से आए हैं। चलते हुए थक गए तो सोचा कुछ खा पी लें, फिर आगे बढ़ेंगे। यासीन ने हाथ मुंह धोते हुए जवाब दिया। दुकानदार फौरन खाने की थाली लगाने अंदर चला गया। अली की नजरें अब तक वहां की गलियों को खंगाल रही थीं। सहसा गली के एक छोर पर एक गोरा प्रकट हुआ। आने जाने वाले सब लोग उसे झुककर सलाम करते जा रहे थे और वो गर्व से सीना ताने उनके बीच से निकलता जा रहा था। अली ने उसकी तरफ से अपनी नजरें घेर लीं और फिर उसे वो नजर आई, कुछ काली सफेद सी साड़ी में लिपटी वो लड़की जो उन गलियों से होकर बिल्कुल ही बेपरवाह अंदाज में गुजर रही थी। अपने बालों को बांधकर उसने उनका एक जूड़ा सा बनाया हुआ था, मगर फिर भी बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बार बार आ रही थी, जैसे उसके गालों को जबरदस्ती चूम रही हूँ। उसने उन्हें अपने हाथों से पीछे करते हुए कानों के पीछे खोंस दिया और अली के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने ध्यान से उधर क्या देख रहे हो? यासीन ने अचानक उसके पास आकर बैठते हुए उस तरफ नजर डाली। कुछ भी तो नहीं। अली ने हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें उस तरफ से हटा ली, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम यहीं इंतजार करो, मैं खाने की थाली ले आता हूँ। यासीन वापस उठकर अंदर चला गया और अली ने राहत की सांस ली। उसने दोबारा गली के उस छोर की तरफ नजर डाली। अब वो वहां नहीं थी। गली के दूसरे छोर से कुछ लोग घबराए हुए से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। आखिर उसे जरूरत ही क्या थी उस गोरे से उलझने की? न जाने अब वो उस बेचारी के साथ क्या करेगा। और क्या, बस एक बार झुककर सलाम ही तो करना था। यहाँ सभी तो करते हैं, इसमें नया क्या है? कुछ लोग धीमी आवाज में बात करते हुए तेज कदमों से वहां से निकल गए। अली बख्श ने एक बार फिर गली के उस छोर की तरफ नजर डाली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कुछ सोचकर उसने तेजी से उस तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसा कि उम्मीद थी, वो गोरा उस अकेली लड़की को सुनसान गली के अंदर धमका रहा था। मैंने कहा मेरे सामने झुको। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, लड़की ने जवाब दिया और उसके सामने से निकलने की कोशिश की, मगर उस गोरे ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने घबराते हुए उस हाथ की तरफ देखा और उस गोरे के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। मेरे साथ चलो, तुमको फिर कभी मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। ये नज़ारा देखकर गुस्से से अली बख्श की आंखों में खून उतरने लग गया था। तेज डग भरते हुए वो फौरन उस गोरे के पास पहुंच गया। पलक झपकते ही उसने लड़की का हाथ उससे छुड़ाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। वो गोरा तिलमिला गया। अचानक ऐसे किसी हमले की उसे उम्मीद नहीं थी। लड़की उससे छूटते ही जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे अपने सामान समेटने लग गई। हाउ डेयर यू! वो गोरा गुस्से में अली की तरफ पलटा और इस बार एक सुनहरा खंजर उसकी आंखों के सामने लहराया। डर के कारण उस गोरे की आंखें फैल गईं। सिकंदर?
अली बख्श के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभर आई। उसे आगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो गोरा वहां से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। अब अली की नज़र उस लड़की पर पड़ी। जब उस गोरे ने उसे पकड़ा था तब उसके हाथ से उसकी थैली नीचे गिर गई थी, जिसमें से कुछ सेब और संतरे निकलकर यहाँ वहाँ बिखर गए थे। वो जल्दी जल्दी झुककर उन्हें वापस थैले में भर रही थी। इस आपाधापी में उसके बालों की वो लट एक बार फिर कानों के पीछे की कैद से आज़ाद होकर बार बार उसे परेशान करने लगी थी। अली के होठों पर फिर से मुस्कान उभर आई। इस बार उसने उसे करीब से देखा। करीब से वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। मैं आपको घर तक छोड़ दूं? अली बख्श ने फल उठाने में उसकी मदद करते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं खुद जा सकती हूँ, उसने मुंह बिचकाते हुए जवाब दिया। और जरा दूर रहकर बात करो मुझसे, एक गया नहीं कि दूसरा चला आया परेशान करने, कहते हुए उसने तपाक से उसके हाथ से संतरे छीन लिए। हैरानी से अली की आंखें बड़ी हो गईं। क्या ये लड़की उसे भी किसी गोरे की तरह कोई छिचोरा समझ रही थी? मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसने समझाने की कोशिश की। इस कोशिश में गलती से उसका हाथ उस लड़की के हाथ से छू भर गया और अगले ही पल बिजली की सी फुर्ती से एक छोटा सा चाकू उसके हाथ पर आकर लगा। अली ने अचकचाते हुए अपने उस हाथ की तरफ देखा जिस पर एक खरोंच जैसा निशान उभर आया था और साथ ही हल्का हल्का खून भी आ रहा था। ये किस लिए? उसने आश्चर्य से लड़की की तरफ देखा। ये समझाने के लिए कि ये खंजर सिकंदर ने खुद मुझे तोहफे में दिया था, उसने इतराते हुए जवाब दिया। क्या? अली का मुंह हैरानी से और बड़ा हो गया। अभी तो बस छोटा सा जख्म दिया है, दोबारा मेरे आसपास भी नजर आए तो ये खंजर तुम्हारे सीने के आर पार होगा। वो तमक कर खड़ी हुई और गली के बाहर की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा दिए। अली अब तक हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर अपनी पैनी नजरों से अली की तरफ देखा। वो निगाहें क्या किसी खंजर से कम थी जो सीधा अली को अपने दिल के आर पार होती हुई मालूम पड़ रही थी। उसने एक बार अपने हाथ पर के उस जख्म को देखा और उसके होठों पर वापस मुस्कान तैर गई। कौन थी ये लड़की और क्या ये कभी दोबारा एक दूसरे से मिल पाएंगे? आखिर इस अनजान शहर में अली बख्श के आने का मकसद क्या है? जानने के लिए जरूर सुनिए मेरी वाली अलग है का अगला भाग।